हेलो। तो कैसे हैं बच्चों? सब बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों को तो आज दिख ही गया होगा पीछे कि हम लोग आज कौन सा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और आपको पता होगा कि कौन से क्लास का चैप्टर है। तो बेसिकली बच्चा लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप सभी लोग पढ़ने में खूब मन लगाइए और जो भी काम करिए उसमें अपना 100% एफर्ट्स डालिए। अब अगर आपको ये वीडियो देखना है तो एकदम अच्छे से देखिए, कॉपी पेन उठा लीजिए, साथ में जो मैं लिखवाते चल रहा हूं उसको नोट्स भी बनाते चलिए। आपके लिए ये बहुत ही नोट्स बढ़िया होंगे क्विक रिवीजन के लिए। तो आप आगे चल के इस चैप्टर का क्विक रिवीजन करना चाहते हो तो आराम से आप इसको क्विक रिवाइज कर सकते हो इन नोट्स के जरिए। ठीक है, तो बेसिकली बेटा अगर आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई नहीं शुरू की है तो कर दीजिए, नहीं तो आपके पास आने वाले समय में बहुत ही कम समय बचेगा और तब आप लोगों की प्रिपरेशन नहीं हो पाएगी। तो चलिए, बिना कोई देरी करते हुए हम लोग इस चैप्टर का आगाज करते हैं। तो चैप्टर का नेम है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। जैसा कि आपको देखने से पता चल गया होगा, क्या नाम है भाई साहब? एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले हम आज एसिड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसिड क्या होता है? देखिए, सिंपली एक डेफिनेशन लिखी हुई है बेटा। एसिड क्या होता है? ये एक सब्सटेंस है जिसको अगर हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये हमें एसिड जो है, जब हम इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें H प्लस आयन देगा। क्या देगा बेटा? H प्लस आयन। और साथ ही साथ इसका टेस्ट जो होगा वो होगा सोर। क्या होगा टेस्ट? सोर टेस्ट होगा। सोर का मतलब होता है खट्टा। सोर का मतलब सुअर मत समझ लेना भाई साहब, सोर का मतलब होता है खट्टा। ठीक है, और साथ ही साथ ये ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप एसिड को ब्लू लिटमस में डिप करते हो, डालते हो, तो वो ब्लू लिटमस रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आज हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस वीडियो में करके देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये एसिड जब बेस के साथ मिलता है तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट इट नलिफाइज, यानी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बेसिकली एसिड क्या होता है? तो बेटा एसिड जो होता है वो आपका H प्लस आयन देता है। कौन सा आयन रिलीज करता है? H प्लस आयन। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया HCl। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर इसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये H प्लस Cl माइनस में क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इस H प्लस आयन, बेटा हमारे ये दोनों क्या है? आयंस। प्लस वाले को हम लोग कहते हैं कैटायन, माइनस वाले को कहते हैं एनायन। तो आयंस हमारे दो तरीके के होते हैं, कैटायंस, एनायंस। ठीक है, तो कैटायन जो होता है ये पॉजिटिव, देखो T आ रहा तो पॉजिटिव, इसमें A में निगेटिव आ रहा तो निगेटिव। ये याद रखने का तरीका है, सिंपली कैटायन पॉजिटिव, एनायन निगेटिव। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास कैटायन एनायन है, जब हमने HCl को पानी में डिसॉल्व किया तो उसने कौन सा आयन रिलीज किया? H प्लस आयन। और ये आयन बेटा बहुत ही अनस्टेबल होता है। ये आयन कैसा होता है? अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? ये क्या करेगा? और भी जो अनदर पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, भाई अगर पानी लोगे तो इतना सारा तो लोगे ही, अब उसमें एक तो पानी का मॉलिक्यूल होगा नहीं बेटा, उसमें कई सारे पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर ये अनस्टेबल है, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा और बना लेगा H3O पॉजिटिव। इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो एसिड क्या होते हैं? जब भी हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं तो वह या तो वो H प्लस आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, या फिर वो हाइड्रोनियम आयन हमें देगा। अगर वो हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन दे रहा है इसका मतलब वो एसिड है। या फिर हम उसके टेस्ट से पता कर सकते हैं, उसका टेस्ट कैसा होगा? खट्टा होगा, सोर होगा। अगर ब्लू लिटमस में उसको डिप करेंगे तो वो रेड लिटमस में बदल जाएगा अपने आप। इसको आप याद कर सकते हो, छोटा सा निमोनिक है,
ABR, अबर। A फॉर होता है बेटा एसिड, B फॉर होता है बेस, और बेस नहीं सॉरी बेटा, B फॉर हो गया ब्लू। क्या हो गया? ब्लू। और 2 रेड। तो एसिड किसमें कन्वर्ट हो रहा? ब्लू टू रेड। इसको आप शॉर्ट ट्रिक है अबर, क्या नाम है? अबर, अबर, इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि एसिड जो होते हैं ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, रेड ब्लू से रेड में बदलते हैं, बेस के साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अगर इन्हें पानी में हम घोलते हैं तो ये कौन सा आयन देते हैं? H+ आयन, और साथ ही साथ ओ हाइड्रोनियम आयन हमें ये देते हैं। ठीक है बेटा, ये कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो अब हम लोग बेसिकली इसी के बारे में और अच्छे से जानेंगे। तो एसिड हमें क्या प्रोवाइड करता है? हम लोगों ने जाना कि एसिड हमें H+ आयन प्रोवाइड करता है, और ये आयन जो होता है बेटा बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करेगा? अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए दूसरे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़कर H3O पॉजिटिव आयन भी हमें प्रोवाइड करता है। तो इसे हम लोग बेटा कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो अगर किसी भी एसिड को हम लोग पानी में डिसॉल्व करते हैं तो इट गिव्स पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज हमें ये देगा? पॉजिटिव चार्ज। बोलो कैसे? भाई अगर हमने एसिड को डिसॉल्व किया तो वो क्या दिया? H+ आयन दिया या हाइड्रोनियम आयन दिया, तो दोनों के ऊपर चार्ज कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो इसका मतलब किसी भी एसिड को तुम पानी में डिसॉल्व करते हो डाइल्यूट करने के लिए, तो इसका मतलब वो पॉजिटिवली चार्ज आयंस उसमें हमको मिलेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब एसिड क्या देगा हमें? एसिड गिव्स H+ एंड H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड हमें क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ये सिंपल सी एसिड की डेफिनेशन थी। इट गिव्स पॉजिटिव चार्ज इन एक्वस सॉल्यूशन, देन एसिड गिव्स H+ एंड हाइड्रोनियम आयन, और हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल है, इसी की वजह से वाटर के साथ मिलकर क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एसिड होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली बच्चा लोग ये देखिए, ये हमारे पास एक एसिड है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2SO4, इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये सारी चीजें हम रिएक्शन आपको करके इसमें दिखाएंगे वीडियो में। ठीक है, तो आज बहुत मजा आने वाली है। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट, बहुत ही प्यारा सा लेक्चर है, तो ध्यान से इसको आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा ऑर्गेनिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड्स जो कि हमें प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन्ड होते हैं, उन एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। दोज एसिड्स विच obtained from plants and animals। जैसे कि कौन कौन से एसिड? प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट से हमें कौन कौन से एसिड मिलता है? जैसे लेमन से हमें मिलता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट टोमेटो मीन्स टमाटर, टमाटर से हमको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। एक आपने और एसिड देखा होगा CH3COOH। ठीक है, इसको हम लोग सिरका कहते हैं। विनेगर खाते हो ना, ये है आपका विनेगर जो कि चाउमीन में पड़ता है, चिली विनेगर। ठीक है भाई साहब, तो ये भी आपका एक कौन सा एसिड है? ऑर्गेनिक एसिड है। और एक आता है लैक्टिक एसिड। कौन सा एसिड बेटा? लैक्टिक एसिड, जो कि मिल्क में पाया जाता है, जो कि आपका मिल्क से मिलता है। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, तो आपके बेटा बहुत सारे एसिड्स हैं जो कि आपके पाए जाते हैं। एक एसिड हो, जैसे एनिमल की बात कर लें तो एनिमल में आपने चलो चींटी, स्टिंग देखा? स्टिंग ऑफ आंट। स्टिंग एनिमल मींस जानवरों में या जीवों में, स्टिंग ऑफ आंट्स। तो आंट्स में कौन सा एसिड पाया जाता है? फॉर्मिक
एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है मेथेनोइक एसिड। क्या नाम है? मेथेनोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCOOH। तो बेटा ये ऐसे एसिड्स हैं जो कि हमें कहां से मिलते हैं? कहां से मिलते हैं भाई साहब? ये हमें मिलते हैं पेड़ों से या फिर एनिमल से। ठीक है। अब एक आपका इमली का पेड़ देखा होगा, टैमारिंड। टैमारिंड में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। तो बेटा ये जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये सारे के सारे आपके वीक एसिड्स होते हैं। कैसे एसिड्स होते हैं? वीक एसिड्स। तो अब कुछ बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि वीक एसिड इन्हें क्यों बोला जा रहा है, ये वीक क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं, या आप होपफुली लिख चुके होंगे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा वीक एसिड के बारे में। तो वीक एसिड क्या होता है, चलिए समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिया एसिटिक एसिड CH3COOH। अब इसको हमने पानी में डिसॉल्व किया। पानी में जैसे ही डिसॉल्व किया तो ये ब्रेक हो गया, CH3COO- प्लस H पॉजिटिव में ये ब्रेक हो गया। तो अब इसमें, अब हमको पता है जो H पॉजिटिव आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, बट जो H पॉजिटिव ज्यादा आयन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कम आयन देते हैं वो वीक एसिड होते हैं। तो मान लीजिए हमने 100 मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स? 100 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के पानी में डिसॉल्व किए, और उसमें से 100 मॉलिक्यूल्स में से 10 मॉलिक्यूल क्या हो गए? 10 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए। उसमें से 10 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बेटा? टूट गए हैं। तो 10 मॉलिक्यूल जो टूट गए हैं उसमें हमको केवल 10 आयंस मिले हाइड्रोजन के। कितने आयंस मिले? 10। और बाकी के 90 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही प्रेजेंट हैं, वो ब्रेक ही नहीं हुए। ये ब्रेक ही नहीं हुए। 90 के 90 मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट हैं, खाली 10 मॉलिक्यूल टूटे और हमें हाइड्रोजन के कितने आयंस हमको मिले एसिटिक एसिड से? केवल 10। 100 में 10, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कम मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। कौन सा एसिड है बेटा? वीक एसिड है। तो वीक एसिड में क्या क्या कंटेन? इट कंटेन्स, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा आप लोग, वीक एसिड कंटेन्स। तो वीक एसिड क्या कंटेन करता है? आयंस को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को, या फिर नन ऑफ दी अबव, या फिर इनमें में से किसी को नहीं कंटेन करता है। तो बेटा आपको साफ साफ सामने दिख रहा होगा 90 मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, 90 मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है और 10 आयंस भी प्रेजेंट है। यानी आयन भी, वीक एसिड कंटेन्स आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमारे जो बेटा वीक एसिड्स होते हैं वो आयंस के साथ साथ मॉलिक्यूल्स, आयंस मॉलिक्यूल्स दोनों ही कंटेन करते हैं। तो बेटा ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स से, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स से पाए जाते हैं, हमने आपको बता दिए कौन कौन से एसिड्स पाए जाते हैं प्लांट्स से, जैसे लेमन, ऑरेंजेस, सिट्रिक एसिड, टैमारिंड में टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड से ऑक्सैलिक एसिड, स्टिंग ऑफ आंट से हमको फॉर्मिक एसिड यानी मेथेनोइक एसिड। ये सारे के सारे एसिड वीक हैं। और वीक क्यों है? क्योंकि जब इनको हम पानी में मिलाते हैं तो हमें बहुत ही कम मात्रा में H+ आयन देते हैं, और सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं, वो ब्रेक होते नहीं, इसलिए इनको वीक एसिड कहते हैं। और वीक एसिड आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों को कंटेन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बेटा, इतनी बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिनरल्स एसिड की। तो बेटा इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एसिड बेटा हमारा आता है मिनरल एसिड। कौन सा एसिड आता है बेटा? कौन सा एसिड आता है? मिनरल एसिड। तो बेटा नेक्स्ट एसिड आता है हमारा मिनरल। मिनरल एसिड वो होते हैं जो कि हमारे अर्थ क्रस्ट से पाए जाते हैं, लोड्स एंड वेन्स के फॉर्म में। अब कहोगे सर जी ये क्या बोल दिया? तो बेटा आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा,
जैसे कि मान लीजिए इतना बड़ा सा पत्थर प्रेजेंट है और उसके ऊपर आके एक परत चढ़ गई, उसके ऊपर एक परत चढ़ गई। किसकी परत चढ़ गई? मिनरल्स की। मिनरल्स की इसके ऊपर क्या चढ़ गई? एक लेयर चढ़ गई। तो बेटा देखो, अगर हम इससे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, हमको ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स यहां से मिलेंगे, तो उसे हम कहते हैं लोड। क्या कहते हैं? लोड। अब कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिसमें पतली पतली दरारें होती हैं। अब इधर उधर तो मिनरल हमको मिलेगा नहीं, इन्हीं दरारों के बीच में थोड़ा बहुत मिनरल भरा होता है, तो इससे हमें लार्ज अमाउंट में मिनरल मिलता है और इससे हमें लेस अमाउंट में मिनरल मिलता है, तो इन्हें वेन्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वेन्स। और इन्हें कहते हैं लोड। तो इन्हीं मिनरल्स का यूज करके हम लोग मिनरल एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा, HCl, H2SO4, H2SO3, HNO3, HNO2, है ना, और H2CO3, H3PO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। बेटा इसको कहते हैं HNO3 और ये HNO2। ठीक है, ये आपका है नाइट्रस एसिड और ये है नाइट्रिक एसिड, ये है आपका सल्फ्यूरस एसिड, ये आपका तो जानते ही होंगे सल्फ्यूरिक, ये भी जानते होंगे सल्फ्यूरिक एसिड, ये है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये सब मिनरल से बने हुए हैं। ये है फॉस्फोरिक एसिड। तो बेटा आपके जो एसिड्स होते हैं वो बहुत तरीके के हैं मिनरल एसिड्स, और बेसिकली ये सारे एसिड्स जो है बेटा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। ये सभी एसिड्स कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब इन्हें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा, ये स्ट्रॉन्ग क्यों है? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी में से कोई एक ऐसा एसिड है जो वीक एसिड है। आपने कोल्ड ड्रिंक पी है? जरूर पी होगी, तो उसमें ये कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ये मिनरल एसिड तो है, हमने क्या कहा, सभी मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बट इसमें एक एसिड ये ऐसा है जो कि वीक एसिड होता है। ये एक्सेप्शन में आप डाल लीजिएगा, एक्सेप्शन मतलब अपवाद। ये एक ऐसा एसिड है जो कि वीक एसिड है, बट मिनरल एसिड है, बट वीक एसिड है। वीक एसिड क्या होता है मैंने बता दिया, जो कम H+ आयन हमें देते हैं। ठीक है, और जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सब क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन्हें हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इन्हें स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बेटा को देखो, बेटा स्ट्रॉन्ग क्यों कहा जाएगा, इन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहा जाएगा? मान लीजिए हमने HCl लिया, तो HCl को जब हमने पानी में मिलाया तो उसने H+ और Cl- यानी हमको कैटायन दिया और हमको इसने एनायन दिया। तो कैटायन और एनायन दोनों इसने हमको दिए। अब मान लो हमने इसके 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे। कितने मॉलिक्यूल्स? 100 मॉलिक्यूल्स। और इसमें 100 मॉलिक्यूल्स हमको, इसमें हमको 100 आयंस इसने दे दिए। कितने आयंस में टूट गया? 100 आयंस में ब्रेक हो गया। तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स क्या हो गए बेटा? ब्रेक हो गए। तो मॉलिक्यूल्स सारे ब्रेक होके 100 के 100 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए और 100 हाइड्रोजन आयंस का प्रोडक्शन किया। तो हमको H+ आयन कैसे मिले? ह्यूज अमाउंट में, ह्यूज या फिर कह सकते हो और लार्ज अमाउंट में। तो हमें हाइड्रोजन आयन किस अमाउंट में मिल रहे हैं? लार्ज अमाउंट में मिल रहे हैं। क्या यहां एक भी मॉलिक्यूल बचा? यहां एक भी मॉलिक्यूल नहीं बचा, सारे के सारे ब्रेक होके किसमें कन्वर्ट हो गए? H+ आयंस में कन्वर्ट हो गए। तो हमें इसमें लार्ज अमाउंट में H+ आयन मिल रहे हैं, और जिसमें हमें लार्ज अमाउंट में H+ आयन मिलते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें H+ आयन हमको बहुत ज्यादा मिलते हैं।
ठीक है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है, यहां पे क्वेश्चन ये अराइज होता है बेटा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, तो इट कंटेन्स ये क्या कंटेन करता है, इट कंटेन्स ओनली आयंस। तो ये क्या कंटेन करता है बेटा, ये केवल और केवल आयंस कंटेन करता है, ये मॉलिक्यूल्स कंटेन नहीं करता है, मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, केवल और केवल क्या प्रेजेंट होंगे, आयंस, क्योंकि 100 के 100 मॉलिक्यूल टूट के आयंस में कन्वर्ट हो गए तो मॉलिक्यूल्स बचे ही नहीं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में केवल और केवल आयंस बचते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं। तो बेटा ये बात समझ में आ गई है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। एक एक्सेप्शन केस था जो कि मैंने आपको इसमें बता दिया है कि वो एक्सेप्शन केस क्या है, कार्बोनिक एसिड, जो कि हम कोल्ड ड्रिंक में पीते हैं, वो हमारा एक एक्सेप्शन केस है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा बेसिसिटी ऑफ एसिड। बेसिसिटी का क्या मतलब होता है, पीछे वाला नोट हो गया था, बहुत बढ़िया, पीछे करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। बोला गया है डेफिनेशन में, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H+ आयंस इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड कंटेन्स। मान लो इसने क्या बोल रहा है, समझो, ये बोल रहा है मान लो एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसको मैंने कर दिया ब्रेक, तो जब मैंने ब्रेक किया तो ये H+ और Cl- में टूट गया, तो इसने कितने हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, एक मॉलिक्यूल ने एक हाइड्रोजन आयन को रिलीज किया, तो इसकी बेसिसिटी हो गई 1। इसकी बेसिसिटी क्या हो गई बेटा, इसकी बेसिसिटी हो गई 1, और जिसकी बेसिसिटी 1 होती है उसको हम कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। अब बात करते हैं HNO3। अगर HNO3 का एक मॉलिक्यूल है, इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमें एक H+ आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी 1, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनो बेसिक एसिड। अब अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 को ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, तो ये हमें 2 H+ आयन देगा। देखो, देख सकते हो ना, H2 प्रेजेंट, H2SO4 2 हाइड्रोजन आयन हमको ये रिलीज करके देगा, तो इसकी बेसिसिटी 2, ये कहलाएगा डाई बेसिक एसिड। क्या कहलाएगा बेटा, डाई बेसिक एसिड। अब H2SO3 है, क्या है बेटा, H2SO3, ये भी हमको कितने आयंस देगा ब्रेक होने के बाद, इसका एक मॉलिक्यूल अगर ब्रेक होगा तो इससे भी हमें 2 H+ आयन मिलेंगी, इसकी बेसिसिटी भी 2 होगी और ये भी डाई बेसिक एसिड होगा। अब बात करते हैं H2CO3, जो कि हमारा ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है बेटा, वीक एसिड है, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक एसिड। अगर इसको भी एक मॉलिक्यूल को, अभी H3PO4 पे आते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा भी रोकिएगा, ठीक, मैं इसको समझाता हूं। तो इसको भी अगर हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे एक मॉलिक्यूल को, तो ये हमें 3 हाइड्रोजन आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी, इसकी बेसिसिटी 3, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे बेटा, ट्राई बेसिक एसिड। क्या बोलेंगे, ट्राई बेसिक एसिड। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये ट्राई बेसिक एसिड हो गया। अब अगर इस कार्बोनिक एसिड को भी हम ब्रेक करेंगे, अगर इसके एक मॉलिक्यूल को, तो ये हमें कितना देगा, ये भी हमें 2 H+ आयन देगा, जिसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2, और ये भी क्या कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड। बट हम आते हैं थोड़ा सा वीक मिनरल, ये तो सारे मिनरल एसिड थे, अब हम आते हैं कौन से एसिड्स पे, जो कि हमारे ऑर्गेनिक एसिड से। अगर इनको हम ब्रेक करेंगे
तो बेटा ये ब्रेक होगा CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो इसमें आपको देखने से लग रहा, देखो उसमें 3 हाइड्रोजन थे तो 3H प्लस, 2 हाइड्रोजन थे तो 2H प्लस, 1 हाइड्रोजन था तो 1H प्लस। लेकिन इसमें 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे इसकी बेसिसिटी 4 होनी चाहिए, बट 4 नहीं होगी। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये इसमें टूटेगा H प्लस, तो ये केवल एक H प्लस आयन देगा, वो भी ये लास्ट वाला। तो एक H प्लस आयन दे रहा है तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी। क्या होगी इसकी बेसिसिटी 1। इसी तरह से ये भी कितने आयन देगा, एक H प्लस आयन देगा, तो इसकी बेसिसिटी भी क्या होगी 1। इसी तरह से ये कितने आयन देगा बताइए जल्दी से, H3PO4 ये आपको कितने आयन प्रोवाइड करेगा, ये केवल और केवल 2 आयंस प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब इसकी बेसिसिटी 2 होगी। अब आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसकी बेसिसिटी 2 1 1 कैसे है, चलिए समझते हैं। तो मैंने लिखा CH3COOH, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। C 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है ये वाले, ये कार्बन से कनेक्टेड है और कार्बन करता है कोवेलेंट बॉन्डिंग। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो होता नहीं। इलेक्ट्रोनिगेटिव क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिव उस एटम को कहते हैं जो एटम किसी के भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को घसीट ले। तो एक इलेक्ट्रॉन को घसीट लेता है तो उसके पास कितने आयंस हो, उसके पास कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन घसीट लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लिया तो मेरे ऊपर निगेटिव चार्ज आया, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। तो हम अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे, अगर हम कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं तो हम एक इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे। तो इसी तरह से कार्बन जो है ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इन हाइड्रोजन एटम से इसके इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा। बट जो बेटा ऑक्सीजन है ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे आता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन द पीरियडिक टेबल, ठीक है। तो ऑक्सीजन इससे एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा अपनी तरफ, तो ये हाइड्रोजन ब्रेक होके निकल जाएगा H पॉजिटिव आयन में। तो कितने H पॉजिटिव आयन हमको मिले, एक। इसी वजह से इसकी बेसिसिटी क्या थी, एक। ये हाइड्रोजन ब्रेक ही नहीं हो रहे हैं, यही हाइड्रोजन टूटेगा। तो कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, केवल एक ही हाइड्रोजन आपका बेटा ब्रेक होगा, उधर वाले हाइड्रोजन ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ले पाएगा, ये ऑक्सीजन इससे ले सकता है। क्यों ले सकता है, क्योंकि ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। ये क्या करेगा, इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था ये अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो एक H प्लस आयन हमको मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा वाला ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या था, HCOOH। जरा हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। HC सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HCOOH। ये आपका कौन सा एसिड है, मेथेनोइक एसिड। तो ये हाइड्रोजन क्या ब्रेक होके जा सकता है, नहीं। क्या ये हाइड्रोजन ब्रेक होके जा सकता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा बेटा, जल्दी से बोलो, ये इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, तो इससे हमें कितने हाइड्रोजन आयन मिले, केवल एक हाइड्रोजन आयन मिला, इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी थी, एक। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा बेटा हमारा जो था, आप इधर देखिएगा, दूसरा हमारा था H3PO3, यही था ना बेटा। इसका स्ट्रक्चर चलो बनाते हैं। P, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन हो गए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन। अब बताओ क्या ये हाइड्रोजन ब्रेक हो सकता है, क्या फास्फोरस इससे एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, नहीं। क्या ऑक्सीजन इससे एक इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, हाँ। तो मतलब इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर निगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो इसने कितने हाइड्रोजन आयन रिलीज किए, 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज किए, तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गया। तो
ऑक्सीजन में जितने हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे केवल वही रिलीज हो पाएंगे, बाकी किसी एटम से अटैच है, फास्फोरस से अटैच है, कार्बन से अटैच है, तो उनसे वो हाइड्रोजन रिलीज होके नहीं जा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जितने भी H+ आयन मिलेंगे वही हमारा क्या होगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो अगर इसकी बेसिसिटी 2 है तो ये कौन सा एसिड कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा डाई बेसिक एसिड। क्या कहलाएगा, डाई बेसिक एसिड। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। नोट हो गया, इसको मैं छोटा कर देता हूं, ये सारे स्ट्रक्चर्स बना लीजिए। एक स्ट्रक्चर मैं आपको और सिखा देता हूं, H3PO4। इसकी बेसिसिटी आपको याद हो 3 निकली थी। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फास्फोरस, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, H3PO4। तो ये भी एक H+ आयन मिलेगा, दूसरा H+ आयन मिलेगा, तीसरा H+ आयन, और इसकी बेसिसिटी 3 आई थी, आप पीछे जाके देख सकते हो। तो ये ट्राई बेसिक एसिड हमारा था। तो बेटा आपको बेसिसिटी होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रिपरेशन ऑफ एसिड। हम लोग एसिड को कैसे बनाएंगे भाई साहब, कैसे बनाएंगे, कैसे? चलिए, तो हमारे पास साफ साफ ऊपर लिखा हुआ है, अगर किसी भी नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो भाई साहब हमको देता है एसिड। वो हमें क्या देता है, ना पैसा ना रुपया, वो देगा एसिड। क्या देगा, एसिड। तो हम नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल में हम चुप्पे से ले लेते हैं CO2 और चुप्पे से रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन से, तो चुप्पे से बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट ये भी गैस है, ये भी गैस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी गैस बनेगा। जब इसको हम पानी में मिलाएंगे भाई साहब तो ये एक्वस फॉर्म करेगा और H+ आयन देगा, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये एसिड है। अगर इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ करा दे, हाइड्रोजन के साथ करा दे, तो हमारा बन जाएगा HBr। तो ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, सब बैलेंस हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा कोई ले लेते हैं, हम मान लो सल्फर ले लेते हैं, प्लस हाइड्रोजन से करा देते हैं, तो हमारा बन जाएगा H2S। तो बेटा जब भी किसी नॉन मेटल्स को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो आपको मिलता है एसिड। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो हम लोग आगे बढ़े, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, अगर किसी भी नॉन मेटल ऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपका एसिड बनेगा। तो हम किसकी प्रिपरेशन, क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में पहला हम ले लेते हैं CO2 प्लस H2O। तो क्या बना लेगा, 1 हाइड्रोजन 1 कार्बन, H2CO3 हो गए। ये बन गया भाई साहब कार्बोनिक एसिड। क्या बन गया, कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो गया भाई। क्या बना है, कार्बोनिक एसिड। और आपको पता है ये कौन सा एसिड है, मिनरल। और मिनरल एसिड सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट ये एक्सेप्शन था, ये वीक एसिड है। ये कौन सा एसिड है भाई साहब, वीक एसिड है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, अगर हम इसी की रिएक्शन किसके साथ करा दे, SO2 के साथ या SO3 के साथ करा देते हैं, तो ये क्या बनाएगा भाई साहब, ये बनाएगा H2SO4। इसको तो आप जानते ही होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 के साथ कराएंगे वाटर की रिएक्शन, ये देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, ये सब नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। तो क्या बनाएगा, H2SO3। इसको कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अगर हम इसी की रिएक्शन NO2 को रिएक्शन H2O के साथ करा दें तो भाई साहब क्या बनेगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे H2NO3, H2NO3 नहीं बनेगा, ये बनेगा HNO3 प्लस HNO2। ये 2 कंपाउंड बनाएगा, एक नाइट्रिक एसिड और एक नाइट्रस एसिड। इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रस एसिड, और ये बनाएगा नाइट्रिक एसिड। तो बेटा आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं पानी के साथ तो आपके ये एसिड फॉर्म करते हैं। अगर इनको हम हीट करके इनसे पानी निकाल दें तो ये हमारे एनहाइड्राइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एनहाइड्राइड। क्या कहलाएंगे, एनहाइड्राइड कार्बन डाइऑक्साइड, एनहाइड्राइड सल्फर ट्राइऑक्साइड, एनहाइड्राइड सल्फर डाइऑक्साइड, एनहाइड्राइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये एनहाइड्राइड कहलाएंगे जब इनसे पानी निकल जाएगा। लेकिन अभी तो पानी मिल रहा है ना, ये पानी निकलने के बाद जब निकल जाएगा तो एनहाइड्राइड्स कहलाते हैं ये।
ठीक है, तो ये है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। क्या कहलाते हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने करा दी वाटर के साथ और बन गया क्या बेटा? बन गया एसिड। क्लियर हो गया? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। ऑक्सीडेशन क्या होता है पहले हम ये जान लेता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है ऑयल रिग। ऑयल का मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन और है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए, मतलब मैं कंपाउंड हूं, मेरे से ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए, तो मेरे साथ क्या हो गया? मेरे साथ हो गया ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और मेरे से मेरे से ऑक्सीजन निकल जाए तो मेरे से हो गया रिडक्शन। तो अगर किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। या फिर हाइड्रोजन लॉस हो रही हो तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ऑक्सीडेशन अगर समझ में आ गया है तो उसको नोट कर लीजिए। हम लोग अब कराएंगे नॉन मेटल्स की ऑक्सीडेशन। तो नॉन मेटल में हम लोग ले लेते हैं क्या भाई साहब? नॉन मेटल में ले लेते हैं सल्फर, कार्बन, ठीक है, और ले लेते हैं फॉस्फोरस। इन सब का क्या कराएंगे? जल्दी से बोलो। ऑक्सीडेशन। तो बेटा ऑक्सीडेशन कराने के लिए क्या ऑक्सीजन ऐड करोगे? नहीं, इसके लिए हमें एक बढ़िया सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। अब हमको ऑक्सीजन ऐड करना है। अब मान लो हमको शादी करनी है तो हम डायरेक्टली किसी लड़की को भगा के लेके चले जाएंगे? नहीं ना, पहले हम लोग दूसरे परिवार वाले आएंगे, बातचीत करेंगे, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एजेंट है। एजेंट हमारे घर आएंगे, बातचीत करेंगे, फिर कहीं हम जाके उनसे ऑक्सीडेशन कर पाएंगे, मतलब शादी कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन करने के लिए एजेंट की जरूरत पड़ती है। डायरेक्ट हम ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हो सकते, बहुत ही गलत बात है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, भाग के शादी नहीं करना है, ठीक है ना? तो भाग के शादी की बात नहीं कर रहे हैं हम। हमारा मतलब ये है कि हमको डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं कंबाइन करना है, हमको एजेंट के द्वारा ऑक्सीडेशन करवाना है। तो हमारा बेस्ट फैमिली ऑक्सीडाइजेशन कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा हमारा HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये फैमिली है। ये अपनी बिटिया को लेकर आएगी, हमारे घर बात करेगी, फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा अगर बात पक्की हो गई, ठीक है ना? तो सल्फर की रिएक्शन हम करा देंगे भाई साहब HNO3 के साथ। किसके साथ करा देंगे? HNO3 के साथ। तो इसको कर देगा ये ऑक्सीडाइज। क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज करने के बाद ये बनाएगा H2SO4 और बनाएगा NO2 और क्या बनाएगा? वाटर। तो ये बना लिया सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो ये सल्फर था, फैमिली आई, बातचीत की रिश्ते की, और रिश्ते की बातचीत करने के बाद देखो ऑक्सीजन क्या हो गया? सल्फर के साथ ऐड हो गया। भाई फैमिली मेंबर्स भी कुछ ऐड रहते हैं, लेकिन इन दोनों का कपल बन गया। तो सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, एडिशन हो गया ऑक्सीजन का। अब अगर कार्बन का, हम लोग चलो फॉस्फोरस का HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। किसके साथ कराएंगे बेटा? फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का कराएंगे तो बनेगा H3PO3। देखो फॉस्फोरस का भी क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस करेगा? NO2 और H2O। कुछ रिश्तेदार घर से बाहर हो जाते हैं ना, ये वही है CO, ये आपके क्या है? वही है H2O और NO2, ठीक है। अब अगर इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दे? कार्बन के साथ, यानी कोक के साथ, काले काले कार्बन के साथ, तो ये क्या बना लेगा? जल्दी से बताइए। ये बना लेगा H2CO3, कार्बोनिक एसिड बना लेगा। और साथ ही साथ कार्बन जब भी ऑक्सीडेशन करता है तो ये CO2 और NO2 को
रिलीज कर देगा। तो देखो कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। और अब देखो नॉन मेटल, अब तुम लोग तो कहोगे हम प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे थे, प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे एसिड की। तो यहां क्या बना है, एसिड ही तो है, H2SO4, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कभी भी हम लोग ऑक्सीडेशन अगर नॉन मेटल का करते हैं तो वो आपका क्या बनाते हैं बच्चा लोग, वो बनाते हैं एसिड ही। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। और कार्बोनिक एसिड देख के आपको याद आ गया होगा, ये आपका कौन सा एसिड है, वीक एसिड है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। लिखना बेटा, ऐसे मत करना, लिख लेना। ठीक है, चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगर हम अपने नमक की रिएक्शन किसके साथ करा दें, नमक। नमक, पसीना जब सूख के उड़ जाता है तो बचता क्या है, नमक। वो बात अलग है, ठीक है, वो वाला नमक हम खाएंगे नहीं। तो बेसिकली इसमें है फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट की रिएक्शन नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ कराएंगे तो वोलेटाइल एसिड बनेगा। तो एसिड को रखो कोपचे में, हम लोग पहले बात करेंगे नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास बोतल है, मानना क्यों है भाई, बोतल तो है ही है ना मेरे पास, और ये हमने ले लिया पानी, ये हमने ले लिया पानी हाथ में। अब बेटा ये पानी क्या उड़ जाएगा, चलो पकड़े रहते हैं इसको, हम थोड़ा सा हाथ में लेते तो गिर रहा है, देखो पानी क्या उड़ा, नहीं, पानी देखो उड़ा नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पर पानी एवापोरेट नहीं हो रहा है। मतलब मान लो अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर हमारा 35-36 है, 36 डिग्री सेल्सियस है, देखो इतने पे टेम्परेचर उड़ ही नहीं रहा है। उड़ी बाबा, ये तो उड़ ही नहीं रहा है, देखो पूरा का पूरा हाथ गीला है, तो इसको मैं पोंछ लेता है, उड़ी बाबा हो गया रे। अब हम लेते हैं ये सैनिटाइजर, पी मत लेना, सैनिटाइजर जो होता है इसको जैसे ही हम इस 36 डिग्री सेल्सियस पे अपने हाथ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप मैंने क्या कर लिया, डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, रब कर लेंगे अच्छे से। अब देखो थोड़ी देर बाद क्या हो गया, देखो पूरा का पूरा सैनिटाइजर उड़ गया। तो जब पानी डाला था तो वो इतने टेम्परेचर में उड़ा, एवोपरेट हुआ नहीं, वो तो पानी क्या था, पानी था नॉन वोलेटाइल। और जब मैंने सैनिटाइजर डाला तो वो एवापोरेट हो गया इतने ही रूम टेम्परेचर पे, तो ये वोलाटाइल है। तो ये वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल है। जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एवापोरेट हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, उन्हें हम लोग वोलाटाइल कहते हैं, और जो वेपराइज नहीं होते हैं उन्हें हम लोग नॉन वोलाटाइल कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में होपफुली आ गई होगी। तो हम एसिड बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं, तो नमक की बात की गई है भाई साहब, तो हम लोग नमक ले लेते हैं NaCl, और NaCl लेने के बाद इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और टेम्परेचर हम लोग क्या रखेंगे, 200 डिग्री सेल्सियस से कम। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। अगर 200 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम रहेगा तो ये पहले तो देखो बेटा, Na जो होता है इसकी वैलेंसी प्लस होती है, Cl की वैलेंसी माइनस होती है। अगर टेम्परेचर कम होता है 200 डिग्री सेल्सियस से तो ये एक H प्लस आयन में टूटेगा और एक HSO4 निगेटिव आयन में ब्रेक होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 200 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता तो ये दोनों हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर देता, बट 200 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये एक ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, एक हाइड्रोजन अपने साथ में कंबाइन रखेगा। ठीक है, तो ये हो गए हम, ये हो गई हमारी वाइफी, और ये हो गया उनका भाई, सब एक सूत्र के साथ अटैच है। अब ये H प्लस Cl माइनस के साथ जुड़कर क्या बना लेगा, HCl, और ये वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो गया, इसका मतलब ये वोलेटाइल एसिड है। अब Na प्लस HSO4 माइनस लिखिए, Na प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये तो पढ़ा होगा, माइनस इधर आएगा, H प्लस इधर, तो क्या बन गया NaHSO4, क्या बन गया हमारे पास, प्लस NaHSO4, ये बन गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन, और इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, सल्फेट। तो ये बेटा हमारा फॉर्म हो गया सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये बात बेटा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों को, बोलो जल्दी से। तो यहां क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा सॉल्ट ले लेते हैं, दूसरा सॉल्ट हम ले लेते हैं
NO3 और इसकी रिएक्शन करा देते हैं फिर से H2SO4 के साथ, तो बेटा ये क्या बना लेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी एवापोरेट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा और साथ में क्या बना लेगा NaHSO4, ये भी बना लेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो बेटा कितने बच्चों को यहां तक पूरी बात समझ में आ गई है? तो ये रिएक्शन थी आपकी, जब हम लोग किसी सॉल्ट को नॉन वोलेटाइल एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो वो वोलेटाइल एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। चलिए, तो अब हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है बबुआ लोग, वो है इंडिकेटर। तो बेटा एसिड और बेसिस को हम लोग कैसे पता करते हैं कि वो एसिड है या बेस है? तो उसको हम लोग पता करते हैं इंडिकेटर्स के द्वारा। एक हमारा इंडिकेटर होता है लिटमस, एक होता है फेनोप्थलीन, एक होता है मेथिल ऑरेंज, एक होती है पीएच स्केल और एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। भाई साहब कहां भाग रहे हो? एक होता है बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले पीएच स्केल का एग्जांपल लेता हूं। ये मैंने ले लिया क्या पीएच पेपर, इस पीएच पेपर को मैं भाई साहब फाड़ लेता हूं और ये निकल आया एक पीएच पेपर, एक तो नीचे गिर गया, इसको मैं उठा लेता हूं और इस पीएच पेपर को रख देते हैं बक्से में। तो ये हमारे पास आ गया एक पीएच पेपर। इस पीएच पेपर को हम दो पेपर को फाड़ लेते हैं, तो एक पेपर, अरे भाई साहब ये तो पूरा ही अलग हो गया। तो एक पीएच पेपर हम ये रख लेते हैं और एक पीएच पेपर हम ये रख लेते हैं, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे एसिड। तो बेटा ये हमने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रख रखा है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा ले लिया। अब अगर इस सल्फ्यूरिक एसिड, अगर ये एसिड है तो मैंने बताया ना लिटमस पेपर रेड कलर में बदलता है, तो इसको हम डिप करते हैं। ये देखिए किसमें बदल गया है, रेड कलर में। इसका मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है, तब ये किसमें कन्वर्ट हुआ है, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया है। अगर इसी लिटमस पेपर को हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको हम यही रखते हैं कोने में, हम लोग ले आते हैं बेस। क्या ले आते हैं, बेस। तो बेसिकली बेस के रूप में हमारे पास बेटा ये है कॉस्टिक सोडा। क्या है, कॉस्टिक सोडा। अगर ये बेस होगा, कॉस्टिक सोडा मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर ये बेस होगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको ब्लू में। देखिए इसको मैं टच करता हूं अच्छे से, देखिए मैं लगा रहा हूं इसमें अच्छे से कॉस्टिक सोडा को। तो देखिए भाई साहब ये आपका ब्लू कलर का फॉर्म हो रहा है। पी जो आपका लिटमस पेपर है ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये देखिए ये जो बेस है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, ये देखिए ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है आपका, देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। दरअसल बेटा ये बहुत ही सोपी इन टच होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया है आपका पीएच पेपर। अब अगर हमने पढ़ा था एसिड में अगर ब्लू लिटमस पेपर डालते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर में। चलिए देखते हैं, देखिए रिएक्शन चालू हो गई है, क्या कन्वर्ट हो पाएगा ये? कितने बच्चे हाँ या ना में जवाब दीजिए कमेंट में, क्या ये रेड में कन्वर्ट होगा ब्लू से या नहीं? तो हम लोग कुछ देर होल्ड ऑन करेंगे, ब्लू डाला था, देखते हैं रेड निकलता है या नहीं। तो भाई साहब भाई साहब भाई साहब ये देखिए रेड हो गया। तो एसिड को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं इस लिटमस पेपर से। जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डालते हैं तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक से हमारे इंडिकेटर्स हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कौन एसिड है और कौन बेस है। तो बेटा ये बेसिकली हमारा पहले वाला था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिटमस पेपर से। तो एसिड किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, एसिड ब्लू टू रेड में कन्वर्ट होता है लिटमस पेपर में, ये चीज हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे फिनोप्थलीन का टेस्ट। फिनोप्थलीन का टेस्ट क्या होता है, चलिए। तो फिनोप्थलीन के टेस्ट में हम लोग ले लेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, और इसमें हम लोग डालेंगे फिनोप्थलीन। ये देखिए बेटा ये फिनोप्थलीन है, ठीक है, इसको हम हल्का सा डालेंगे, ठीक है। ये देखिए फिनोप्थलीन को जैसे ही हमने इसमें मिलाया कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। मतलब जब हम लोग एसिड को फिनोप्थलीन में मिक्स करते हैं तो ये कलरलेस रहता है। क्या रहता है, कलरलेस।
देखो इसने कोई भी कलर फॉर्म नहीं किया है, ये बेसिकली कलरलेस है। ठीक है, अब अगर इसी एसिड में बेटा, इसी एसिड में, ये एसिड हम ले लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, और इस एसिड में हम लोग मिलाते हैं मेथिल ऑरेंज। ये देखिए आपका मेथिल ऑरेंज है, इस मेथिल ऑरेंज को इसमें हम हल्का सा डाल देते हैं, देखिए, और इसको हम कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, इसको कर लेते हैं, लो भाई साहब ये भी टूट ही गया। मिक्स कर लेते हैं भाई साहब अच्छे से। देखिए ये कैसा कलर दे रहा है, ये रेड कलर दे रहा है, रेड और पिंक। तो अगर हम लोग मेथिल ऑरेंज में एसिड को मिलाते हैं तो ये रेड और पिंक कलर देगा। ठीक है, ये कौन सा कलर देगा, पिंक। लेकिन अगर यहीं पर हम लोग क्या ले लेते हैं बेटा, बेस, क्या ले लेते हैं, बेस, तो सिंपली हमने एक छोटा सा तो नहीं है, थोड़ा सा हम लोग ले लेते हैं, बड़कू सा, ये हमने ले लिया बेस, और इस बेस में हम लोग मेथिल ऑरेंज मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, मेथिल ऑरेंज। देखिए, अब देखिए ये तो भैया आमरस, ये तो आम बन गया येलो एकदम। तो मतलब क्या देखा आपने, जब भी हम लोग मेथिल ऑरेंज को बेस में मिलाते हैं तो वो येलो कलर प्रोवाइड करता है। कौन सा कलर, येलो कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर इसी बेस में हम लोग फिनोप्थलीन को ऐड करें तो क्या होगा भाई साहब, फिनोप्थलीन को ऐड करते ही आप देख सकते हैं ये पिंक कलर दे रहा है। कौन सा कलर दे रहा है, पिंक कलर। मतलब जब फिनोप्थलीन में बेस मिलाते हो, बेस में फिनोप्थलीन मिलाते हो तो वो पिंक कलर देता है। कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। तो बेटा ये सिंपल से आपके इंडिकेटर्स हैं जो कि आपको इंडिकेट करके बताते हैं कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो ये बात होपफुली आपको समझ में आ गई होगी कि कौन एसिड है और कौन बेस, हमें कैसे पता चलेगा, ये आपको बात पूरी की पूरी क्लियर हो गई होगी। तो लिटमस पेपर में एसिड में जब मिक्स करते हैं तो वो ब्लू से रेड देता है, और बेस जब बेस को ऐड करते हैं तो वो रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट होता है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ABR अबर, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, BRB बरब। एसिड ब्लू टू रेड, बेस रेड टू ब्लू। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ में आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। फिनोप्थलीन एसिड में कलरलेस, ये बेस पिंक, एसिड रेड और पिंक, और बेस येलो। ठीक है, नेक्स्ट आती है पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर। इन दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होपफुली जितना आज हम लोगों ने पढ़ा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए बेटा थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग चैनल को शेयर करिए, वीडियोस को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।